सर ये जो अबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदम और बहरिया अहमर तीनों अहम बहरी रास्तों में एक साथ जो कशीदगी बढ़ रही है, क्या दुनिया पहली बार ऐसे मल्टाई थिएटर मैरीटाइम प्रेशर का सामना कर रही है जहां मुख्तलिफ महाज एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि बात पहले स्टार्ट हुई थी तो ये मुख्तलिफ महाज एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अभी देखें, ईरान को अमेरिका का जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को तरसीलात ना पहुंचे। जबकि ईरान ऑयल नहीं गुजरने दे रहा तो उसके लिए भी उसके पास भी जो भी उसे चीजें चाहिए वो ना पहुंचे। लेकिन ये कि ईरान के पास एक और रास्ता है कैस्पियन सी का, जिसके थ्रू वो रशिया के साथ लिंक्ड है। अब यूक्रेन का ईरानियन शिप के ऊपर अटैक करना, इसमें कोई शक नहीं कि ये ओवरऑल उसी एफर्ट की कड़ी है कि इस तरफ अगर एक रास्ता उसका खुला हुआ है उसको भी चोक किया जाए। और आपने देखा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने विजिट की अमेरिका में, उसने नेतन्याहू से मुलाकात की, और फिर तो ये अपेरेंटली ये तमाम जितने भी एक्शंस हैं ये उसी की कड़ी हैं, क्योंकि ईरान को स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका से खुल नहीं पा रहा, तो कोशिश होगी कि कैस्पियन सी वाला रास्ता भी ब्लॉक किया जाए विद सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। लेकिन देखने की बात यह है कि जो भी इस वक्त फ्रंट लाइन रोल अदा करेंगे फॉर द यूएस, उन्हें खुद एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो रीजनल कंट्रीज हैं जिनकी टेरिटरी यूज हो रही थी ईरान के खिलाफ, उन्होंने अभी तक एब्सटेन किया कि उन्होंने ईरान के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, जो मैं समझता हूँ कि एक वाइज डिसीजन है। तो यूक्रेन अगर ये काम कर रहा है जो अपेरेंटली लग रहा है कि अमेरिका के लिए कर रहा है, तो यूक्रेन को डेफिनेटली इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर यूक्रेन के ऊपर ऑनस्लॉट दोनों डायरेक्शन से हो जाती है, दैट इज फ्रॉम ईरानियन साइड एज वेल एज रशियन साइड, तो मेरा ख्याल है यूक्रेन के लिए चैलेंजेस और बढ़ेंगे। राइट। और ईरान की जानिब से उर्दन में सर अमरीकी फौजी अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने के दावे, और फिर अमरीका की जानिब से इन मिसाइलों को दिफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बनाने के बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक महदूद नौयत का हमला और जवाबी पैगाम था, या इससे जाहिर होता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बरह रास्त अस्करी तसादुम का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है? देखिए, होता यह है कि शजिया के इस तरह की जंग में दोनों पार्टीज दूसरे के ऊपर ऐसा पेन इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करती हैं कि वो जो है वो पैरालाइज हो जाए। सो मेरे नज़दीक ईरान ने पहले 40 दिन का राउंड एक लड़ा, उसने अपने कुछ हथियार इस्तेमाल किए। उस वक्त भी असेसमेंट थी कि वो अपने कुछ जो सुपर वेपन्स हैं, जो भी उनके पास बेस्ट कैपेबिलिटी है, उसको उन्होंने रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है। इस दफा उन्होंने जॉर्डन में फर्स्ट टाइम उन बेसिस पे अटैक किया, और वो इतने इफेक्टिव अटैक्स थे कि अमेरिका के सोल्जर्स जो है उनकी डेथ्स हुई, जो कि अमेरिका किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे नज़दीक ईरान के जो एक्शंस हैं उन्होंने ऐसा पेन डिलीवर किया है ऑन अमेरिकन कि जिसकी वजह से उनको ये सीज फायर ये करना पड़ा। क्योंकि इस वक्त जो एफर्ट्स नजर आ रही थी, दो जो नेगोशिएटिंग कंट्रीज हैं वो तो एफर्ट कर रही थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी इंडिकेशन आ रही थी कि उनके जो म्यूनिशंस हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं और उनको एक रिस्पाइट चाहिए। तो जिस वजह से मैं समझता हूं कि इस वक्त तक ईरान का पलड़ा भारी है, और इसके बाद हो सकता है कि अगर दोबारा कोई एक लड़ाई का राउंड शुरू होता है तो हो सकता है इससे ज्यादा भी सरप्राइजेस मिले ईरान की तरफ से अमेरिका को और इजराइल को। अच्छा सर, ये हौसियों की जानिब से जो बहरी जहाज़ों, ऑयल टैंकर्स और ड्रोन्स ऑपरेशंस के दावे हमारे सामने आ रहे हैं, क्या आज के दौर में गैर रियासती मुसल्लफ ग्रोह इतनी सलाहियत हासिल कर चुके हैं कि वो बड़ी रियासतों की बहरी हिकमत अमली और फिर आलमी तजारत को मौसर अंदाज में मुतासिर कर सके? डेफिनेटली ये जो एक नया फिनोमेना इमर्ज हुआ, नॉन स्टेट एक्टर्स, NSA, ये जो है ये मतलब एक रीसेंट पास्ट में, बल्कि मैं कहूँगा इवन 9/11 से पहले इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज आई हैं, बिकॉज आज का जो दौर है, जो दुनिया है, वहां पे नॉलेज बेस्ड वॉरफेयर चल रही है। और ये नॉलेज जो है, ये जब दुनिया ग्लोबलाइज हुई है तो उसमें वाइल ट्रेड फैसिलिटेट हुई, उसके साथ साथ नॉलेज की प्रोलिफरेशन भी फैसिलिटेट हुई। तो इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हुतीज हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस तरीके की चीजों को इंटरडिक्ट कर सकती हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि ये जो राइवल स्टेट्स हैं ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स को इक्विप करती हैं और पैम्पर करती हैं और उनको वो वसाइल देती हैं ताकि वो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। चाहे हमारा इलाका है जहाँ पे कि ये जो टीटीए, टीटीपी और अलकायदा एंड देन और इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में कई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो अब हो ये रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनकी कोशिश है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें बजाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के। जैसे आपने इराकी मलेशिया का जिक्र किया, तो अमेरिका की कोशिश होगी कि वो ईरान के ऊपर उनकी तरफ से यलगार करे बजाय इसको खुद करनी पड़े। और चाइना की रोल की अगर हम बात करें तो चाइना एक तरफ हौसियों से बरह रास्त राब्ते कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के साथ दिफाई ताउन की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या बीजिंग अब सिर्फ माशी ताकत नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में एक मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी किरदार भी हासिल करना चाहता है? देखिए एब्सोल्युटली, जब एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो किसी ना किसी ने उस वैक्यूम को फिल करना है। आपने सुना होगा कि अगले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरेशियन एक्सिस की बात की है। यूरेशिया जो है वो एशिया और यूरोप का मजमूआ है। दोनों ये कॉन्टिनेंट्स आपस में मिलते हैं और एक दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड आइलैंड है वो क्रिएट होता है। तो जैसे यूएस ने जब ग्रो करना शुरू किया था तो उसने अपना जो खिता था वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उससे तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस को इविक्ट किया था, निकाला था उधर से। और उसने ये कहा था मोनरो डॉक्ट्रिन के थ्रू कि आइंदा कोई यहाँ पे पाँव नहीं रखेगा। इसी तरीके से इस वक्त चाइना की तरफ से एक डिस्क्रीट एफर्ट जारी है कि अमेरिका को यूरेशियन लैंड मास से निकाला जाए। और वो जो है वो पहले उसका अफगानिस्तान से इनखला हुआ, अब जो है वो मिडिल ईस्ट से उसकी या इनखला होगा या उसकी जो प्रेजेंस है वो कम होगी। तो मेरे नजदीक ये जो राइवलरी है यूएस और चाइना की, ये बिल्कुल प्ले हो रही है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितने भी एक्शंस हैं ये एक ही जो है वो बड़ी बात की कड़ियां हैं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना जो है उसने इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने एग्रीमेंट्स किए हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट जो कि क्रिटिकल है फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल के लिहाज से, वहां पे भी चाइना इस वैक्यूम को फिल करेगा अगर वहां से यूएस की रिडक्शन होती है तो। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी।